बच्चों नमस्ते। ये वीडियो संस्कृत की वर्णमाला को आधार बनाकर बनाई गई है। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक वर्णमाला को भिन्न भिन्न स्तर पर समझाया गया है। वर्कशीट भी भिन्न भिन्न स्तर पर बनाई गई है। वर्कशीट्स का तो मुख्य विषय एक जैसा है, एक ही है, केवल कक्षा और छात्र दोनों के स्तर के हिसाब से इसमें थोड़े थोड़े परिवर्धन करके विषय को बताया गया है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या हमें पढ़ने को समझने को मिलता है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और कक्षा 12 इनके लिए वर्कशीट प्रस्तुत है। इनको हम समझते हैं। कक्षा 6 और 7 में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों की का तो के विषय में कोई असमानता नहीं है, दोनों एक हैं। कक्षा 8 से हमने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको संस्कृत वर्णमाला में वर्ण की परिभाषा बताई गई है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। यानी कि कोई भी जो किसी भी भाषा में हम बोलते हैं तो भाषा में बोलने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। शब्दों को बोलने के लिए हमको वर्णों का प्रयोग करना पड़ता है। वर्णों को बोलने के लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, यानी वर्ण को हमने सबसे छोटी इकाई माना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। अब वो वर्ण क्या होते हैं, जैसे उदाहरण दिया कि हमने स्वर बोलते हैं अ, आ, ई, ये सब वर्ण हैं, ये ई। अब व्यंजन में कौन से वर्ण होते हैं, जैसे क, च। अब ऐसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ये सब वर्ण होते हैं। इनसे छोटी कोई इकाई हमने नहीं मानी है, ये हमने सबसे छोटी इकाई मानी है। इनको हम मिला देते हैं तो शब्द बन जाता है, शब्दों को मिला देते हैं तो वाक्य बन जाता है, वाक्य को मिला करके हम कुछ कहते हैं तो हम वो किसी भाषा के रूप में वो चीज़ सामने आती है। अब आगे वर्णों का क्रमानुसार समूह वर्णमाला कहलाता है कि वर्ण जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनको अगर क्रमशः हम जमा करके लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्णमाला, यानी वर्णों की माला, वर्णमाला। अब संस्कृत में वर्ण होते कितने हैं, तो देखिए बताया, संस्कृत वर्णमाला में सामान्य रूप से 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, सामान्य रूप से कहा गया है। ये निश्चित नहीं है। संस्कृत की वर्णमाला में अन्य अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन जो चीज़ें व्यवहार में उपयोग में आती है उनको इस वर्कशीट में, इस विषय में समाहित किया गया है। तो संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इनके अलावा क्या होता है, तो इनके अलावा अनुस्वार होता है। अनुस्वार क्या होता है, जैसे यहाँ पर बताया गया अ के ऊपर बिंदी लगाई गई है, यानी अ के ऊपर ये जो बिंदी लगाई गई है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर, जैसे मैंने क लिख करके इसके ऊपर बिंदी लगा दी, इसको हम अनुस्वार कहेंगे। किसी भी वर्ण के ऊपर इस प्रकार से कोई बिंदु लगाते हैं तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग क्या होता है, आगे कहा विसर्ग। विसर्ग भी इसी प्रकार, यहाँ पर अ के आगे 2 डॉट लगा कर बताए गए हैं, 2 बिंदु लगा कर बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर ये अ लिख करके मैंने 2 डॉट बना दिए, ये विसर्ग कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। किसी भी वर्ण के आगे हम लिख करके वर्ण को लिख करके उसके आगे यदि ये 2 बिंदु लगा देते हैं तो हम इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है। जनरली जो ये अनुस्वार होता है इसको हम म बोलते हैं, और जो ये विसर्ग होता है इसको हम बोलते हैं ह। इसका उच्चारण ह इस तरह से होता है। ठीक है। और हम जब उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। आगे देखिए, इसमें अब आपको वर्णमाला व्यवस्थित रूप से यहाँ पर दिखाई गई है कि 13 स्वर कौन से हैं और 33 व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर अ, आ, ई,
ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 13 स्वर होते हैं। और इसी प्रकार व्यंजन क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, ये 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ देखिए दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि एक तो ये एक लाइन में 5-5 वर्ण आपको बताए गए हैं। यहाँ पर 5 वर्ण हैं, हर समूह में 5 वर्ण हैं, यानी ये एक समूह है, ये 5-5 वर्णों का समूह है। यहाँ पर 4 वर्ण है, यहाँ पे 4 वर्ण है, ये 4-4 वर्णों के समूह हैं, यानी ये ग्रुप में होते हैं। ये एक ग्रुप है, ये दूसरा है, इसी प्रकार से सारे ग्रुप में होते हैं। ये 5 समूह अलग है, ये छठा और 7वां समूह है। इस तरह से ये व्यंजन है। अब आप दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि इसमें स्वरों को लिखने का प्रकार देखिए और व्यंजन को लिखने का प्रकार देखिए। स्वरों को हमने अ कैसे लिखा है और क कैसे लिखा है, यानी अ को तो हमने सीधे से लिख दिया और क को हमने लिखा है और उसके नीचे ये हल लगाया है, इसको कहते हैं हल। हल का मतलब होता है कि ये बताता है कि इसमें क में अ की मात्रा नहीं है। क क्या है? क में आधा है, क आधा है। आधा मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है ना। तो ऐसे ही जो सारे व्यंजन हैं इनमें सब में हल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये व्यंजन है, इनमें कोई मात्रा नहीं मिली है। इसमें अगर आ की मात्रा लगा देंगे तो का बन जाएगा, ए की मात्रा लगा देंगे तो के बन जाएगा, तब ये वर्ण उच्चारण के योग्य बनते हैं, व्यंजन उच्चारण के योग्य बनते हैं। तो इनमें ये मुख्य फर्क होता है। आगे देखिए, संस्कृत में व्यंजन या हल वर्णों को लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा देते हैं, हल लगाया जाता है। जैसे फलम, यहाँ पर देखिए ये म के नीचे हल लगा दिया गया है, फलम में म के नीचे हल लगा दिया गया है। इसी प्रकार आगे देखिए अनुस्वार। अनुस्वार में किसी भी, देखिए अनुस्वार की परिभाषा क्या बताई गई है कि किसी भी वर्ण के, ये अनुस्वार का साइन ये बताया गया जो हमने आपको पहले बता दिया था, किसी भी वर्ण के ऊपर यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है। जैसे जलम, ये जलम लिखा है। अब अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ तो जल है, और यदि मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ये जलम है, इसका म उच्चारण होता है। तो ये अनुस्वार, ये भी वर्ण के रूप में प्रयोग होता है। आगे देखिए, इसके बाद विसर्ग। विसर्ग में विसर्ग का चिन्ह भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, कि विसर्ग के लिए ये चिन्ह 2 डॉट लगाते हैं, 2 बिंदु लगाते हैं किसी भी वर्ण के बाद, यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। जैसे रामः, रामः में म के बाद विसर्ग लगाया गया है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन अलग से बताया जरूर गया है, लेकिन ये कोई व्यंजन अलग, कोई व्यंजन नहीं, कोई वर्ण नहीं होता है। ये तो 2 या 2 से अधिक वर्ण मिल जाते हैं, प्रायः 2 ही वर्ण होते हैं। 2 वर्ण मिल करके और उसमें स्वर मिला दें तो तीसरा वर्ण मिल जाता है, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे हम जनरली जो पढ़ते हैं वो ये क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। 2 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे क और श, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्ष बनता है। इसी प्रकार त और र को मिला दें तो क्या बनता है? त्र बनता है। और इसी प्रकार ज और य को मिला दें तो ज्ञ बनता है, और श और र को मिला दें तो श्र बनता है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन आपके बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन पृथक से कोई वर्ण नहीं है, ये केवल जो वर्ण होते हैं वो 2 वर्ण मिलकर के एक संयुक्त व्यंजन के रूप में हमारे सामने आते हैं।
तो ये बच्चों, ये छठी और कक्षा 7वीं के लिए इतना ही विषय हमने इसमें रखा है। कक्षा 6 और 7 के बच्चे इतना पढ़ कर के इस वीडियो को से लेफ्ट हो सकते हैं। कक्षा 8 के जो बच्चे हैं वो इसको जारी रखें। हम कक्षा 8 में क्या परिवर्तन है वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, कक्षा 7 की वर्कशीट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो कक्षा 6 में है वही कक्षा 7 में है। अब हम कक्षा 8 में बताते हैं। कक्षा 8 में हमने परिवर्तन क्या किया है उसको देखते हैं। कक्षा 8 में जो विशेष परिवर्तन हमने किया है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये विषय पूरा एक जैसा है। यहाँ पर हमने इन वर्णों के लिए अलग से संज्ञा बताई है। ये विषय हमने अलग से जोड़ा है। इसको हमने कहा है कि जो 5 ग्रुप है, 5 समूह है, क से लेकर के म तक, ये सारे व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25। और य र ल व, ये जो 4 व्यंजन है ये कहलाते हैं अंतः व्यंजन। ये 4 व्यंजन कहलाते हैं अंतः व्यंजन। और जो श श स ह हैं ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 होते हैं। तो 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए हमने केवल इतना बताया है, इनकी संज्ञाओं को और स्पष्ट किया है कि व्यंजन में जो 25 वर्ण हैं उनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, और जो य र ल व 4 व्यंजन हैं उनको कहते हैं अंतः व्यंजन, और श श स ह को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। यही अंतर बच्चों प्रायः हमने 8वीं में दिया है, और ये कुछ प्रश्न उससे संबंधित इस वर्कशीट में है। चलिए 8वीं के बच्चे यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। अब हम 9th क्लास की वर्कशीट पे जाते हैं। देखिए 9th क्लास की वर्कशीट ही है। 9th क्लास में हमने क्या विषय दिया है वो देखिए। ये समान है, और अब हमने यहाँ पर जो परिवर्तन किया है वो यहाँ पे स्वर की परिभाषा दी है। अब तक हमने 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों को स्वर की परिभाषा नहीं बताई थी। हमने सिर्फ बताया था कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। इसमें स्वर की परिभाषा बताई गई है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। मतलब जब हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हमने बोला अ, आ, ई, ये जो वर्ण हैं इनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इनको हम कहते हैं स्वर। और संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं? अच कहा जाता है। अच भी कहते हैं, अच ही कहते हैं। स्वर तो हमारे प्रयोग में आ गया है, लेकिन संस्कृत में प्रायः स्वरों को अच से जाना जाता है। अब आगे जो इसमें बताया गया कि स्वर के भेद बताए गए हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। मुख्य 3 भेद स्वर के बताए गए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? हमने पहले आपको 13 स्वर बताए थे। उनमें से देखो जो छोटी मात्रा वाले स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ली, ये जो वर्ण होते हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और जो बड़ी मात्रा वाले स्वर होते हैं जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो बड़ी मात्रा वाले स्वर हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः वेदों में प्रयोग होता था, और जब हम किसी को संबोधन करते हैं, लंबी आवाज़ देकर बुलाते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। जैसे हमको कहना है कि राम, राम बोला हमने, तो राम में ये तो ह्रस्व स्वर हो गया, लेकिन हमने कहा देखिए इसमें हमने जैसे बताया, हमने बोला रा। अब इसको हमने लंबा खींचा तो हम कहेंगे, इसको ऐसे इस तरह से दिखाते हैं प्लुत स्वर को, राम। इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये प्लुत स्वर में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम जब हम किसी वर्ण को लंबा खींचते हैं तो वो स्वर की मात्रा बढ़ती चली जाती है।
तो वो जब दीर्घ स्वर से ज़्यादा मात्रा जब हम देते हैं तो वो प्लुत स्वर में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा इसका प्रयोग बहुत कम होता है, पर हमको जानना आवश्यक है। और क्या बताया गया है इस वाली वर्कशीट में? तो व्यंजन के भेद बताए गए हैं, जो आपको पहले भी बता दिया गया था कि स्पर्श व्यंजन प्रायः जो 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये 25 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। और आगे का विषय इसमें सब समान ही है। वर्णमाला भी वही 8वीं कक्षा की जो वर्णमाला है उसी के समान है, अन्य कोई परिवर्तन इसमें नहीं दिखाया गया। अब हम इसमें 9वीं कक्षा के बच्चे यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। अब हम 10वीं कक्षा की वर्कशीट पर पहुँचते हैं। 10वीं कक्षा में क्या परिवर्तन है वो देखिए। 10वीं कक्षा में यहाँ तक का विषय जो 9th वाला है वो समान है। अब इसमें हमने जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर की परिभाषा भी दी है 10वीं कक्षा में। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। और जैसे कि अ, ई, री और री। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये यहाँ नहीं आएगा, यह प्रिंट मिस्टेक है। अ, ई, री और री, ये इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, ई, ऊ, री, ए। री देखिए यहाँ पर री में फ़र्क है। री को हम ऐसे जब लिखते हैं, एक बार घुमाते हैं तो ये ह्रस्व स्वर होता है, और एक इसी को दूसरी बार घुमा देते हैं तो ये दीर्घ स्वर बनता है। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं। और ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर यानी ये वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका व्यवहार सामान्य व्यवहार में प्रयोग प्रायः कम होता है। इसका कोई अलग संकेत चिन्ह नहीं होता है। जिस अक्षर में स्वर दिखाना होता है उसके बाद देवनागरी का यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन 3 की जगह आप इसको ऐसे समझें कि इसको इस तरह से दिखाया जाता है। जैसे ओम, ओम को लिखना है तो हम लिखेंगे ओ लिख करके ऐसे लिख देते हैं ओम, ठीक है। राम, अत्र, आगच्छ, ये प्लुत स्वर की का संकेत है। इसमें 10वीं में आपको ये विषय कुछ अतिरिक्त दिया गया है। इसके बाद में व्यंजन में भी यहाँ पर देखिए व्यंजन के भेद 9th क्लास में बताए गए थे, लेकिन व्यंजन की जो भेद हैं उनकी परिभाषा नहीं दी गई थी। यहाँ पर आपको व्यंजन के भेदों की परिभाषा भी दी गई है और बहुत जानने योग्य है, हमको हमेशा याद रहेगा। देखिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका नाम स्पर्श क्यों कहा गया है? स्पर्श तो बताया गया है कि क से लेकर म तक कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ, जिह्वा, मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन है। यानी क से लेकर म तक के वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा, हमारी जबान, मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये य, र, ल, व 4 वे व्यंजन हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में यानी अंतः में होते हैं, अर्थात संधि के आदि के नियमों में इनका स्वरों से सीधा संबंध होता है। मतलब क्या हुआ कि अंतस्थ व्यंजन भी तो वो व्यंजन है जिसमें जबान जो है मुख के कई भागों को स्पर्श करती है, लेकिन उनमें एक विशेषता और क्या हो जाती है कि जो ये 4 वर्ण हैं य, र, ल, व, इन 4 वर्णों का स्वरों से संबंध होता है। कैसे? य का संबंध होता है ई से, र का संबंध होता है री से, और ल का संबंध री का संबंध होता है, ल का संबंध होता है री से, और व का संबंध होता है ऊ से। संबंध का क्या मतलब है? संबंध का मतलब है जब हम संधि पढ़ते हैं, इसका उदाहरण हम संधियों में देख सकते हैं कि जब हम संधि पढ़ते हैं, संधि में जब हम पढ़ते हैं कि यण संधि हम पढ़ते हैं, यण संधि में आप पढ़ेंगे कि ई के स्थान पर य हो जाता है, या जैसे कि इत्यादि, हमने
इति प्लस आदि, जब हम इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, हमारा उत्तर आता है इत्यादि। इत्यादि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ई जो ई है वो किस में परिवर्तन हुआ, य में, तो यानी ई का संबंध य से है। तो ऐसे व्यंजन जिनका स्वरों से साक्षात संबंध होता है, यानी वो स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं, अंतः यानी मध्य में होते हैं, तो उनका नाम अंतः व्यंजन रखा गया है। तो उनकी विशेषता स्पर्श व्यंजन से कुछ अधिक होती है, उसके बीच में होते हैं। अगला जो भेद है ये यहाँ पे बताया गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं कि ये श श सह, ये 4 व्यंजन हैं, इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसका नाम, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म यानी गर्म, ऊष्मा निकलती है, यानी श बोलते हैं, स ह, इस तरह से जो हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, तो इसलिए ये इनकी और विशेषता है, स्पेशल विशेषता है, जिस वजह से इनका नाम ऊष्म व्यंजन है। अन्य विषय इसमें भी सब समान है, यही 10वीं में अतिरिक्त विषय बताया गया था। 10वीं वाले बच्चे भी अब यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। ये उनकी आगे वर्णमाला एक जो 6ठी 7वीं 8वीं में भी समान है, 9वीं में भी समान है, वही 10वीं में भी समान है। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनको कर सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं 12वीं की वर्कशीट पर। 12वीं के बच्चे ध्यान देंगे कि उनको क्या अतिरिक्त इसमें बताया गया है। देखिए यहाँ तक 10वीं में जो विषय था वो यहाँ तक इस वर्कशीट में स्वर के भेद और व्यंजन के भेद बताए गए हैं, वो सब समान हैं। इसमें जो मुख्य है 12वीं की कक्षा में वो है अयोगवाह। अयोगवाह यानी ये थोड़ा सा शास्त्रीय विषय हो गया है। शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं उस विषय का समावेश किया गया है कक्षा 12 के लिए। कि सामान्य 10वीं तक की कक्षाओं में तो हमने बता दिया कि अनुस्वार होते हैं, विसर्ग होते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, ये वस्तुतः अयोगवाह होते हैं। देखिए अयोगवाह की परिभाषा दी गई है कि अयोगवाह ऐसे वर्ण या चिन्ह हैं जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है। यानी जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें अयोगवाह जो है उनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी लेखन में काम आते हैं, लिखने में काम आते हैं। तो यह सामान्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए? 4। अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग, यम। इसको इस डायग्राम से समझा जा सकता है कि यहाँ पर दिया गया ये डायग्राम, आपको इससे आप समझ सकते हैं कि अयोगवाह होते क्या हैं। अयोगवाह में सबसे पहला विभाजन हमने किया अनुस्वार। अनुस्वार आपको पता ही है, किसी भी वर्ण के ऊपर जब हम कोई बिंदी लगाते हैं तो अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग भी आपको पता है, विसर्ग भी किसी वर्ण के पश्चात 2 बिंदु लगा देते हैं तो हम विसर्ग कहते हैं। इसके बाद अर्धविसर्ग और यम, ये 2 अतिरिक्त बातें हैं जिनको हमको इस वर्कशीट में समझना है। अर्धविसर्ग हमने अभी तक पढ़ा नहीं है और यम भी नहीं पढ़ा है, इसको हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। देखिए विसर्ग आप समझ चुके हैं, अब हम अर्धविसर्ग को यहाँ पर समझाते हैं। अर्धविसर्ग, देखिए अर्धविसर्ग का जो चिन्ह है वो इस तरह का होता है। विसर्ग का आधा स्वरूप अर्धविसर्ग कहलाता है, यानी विसर्ग का आधा अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग 2 प्रकार के होते हैं। अर्धविसर्ग भी 2 तरह का होता है। देखिए एक तो होता है जिह्वामूलीय, एक होता है उपधमानीय। कब ये जिह्वामूलीय होता है और कब ये उपधमानीय होता है, इसको समझेंगे कि क्या क और ख के पहले विद्यमान अर्धविसर्ग जिह्वामूलीय कहलाता है, यानी ये इनकी जगह फिक्स है। ये जब भी क कबूतर वाला जो हम लिखते हैं या ख खरगोश वाला जो हम लिखते हैं, इनके पहले ही आए, ये बाद में नहीं आएगा, ये बाद में नहीं आता।
बाद में नहीं आता। ये क्या होता है, पहले आता है। और पहले आता है तो पूरा गोल नहीं लिखते इसको, हम लिखते हैं आधा गोला बनाते हैं ऊपर, आधा गोला बनाते हैं नीचे। इसी तरह से इसमें आधा गोला बनाते हैं ऊपर, आधा गोला बनाते हैं नीचे। यानी विसर्ग पूरा नहीं बनाया हमने, आधा विसर्ग बनाया। तो जब ये क और ख से पहले आते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, जिह्वा मूलीय। और जब ये प और फ से पहले आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जब ये प और फ इनसे पहले आते हैं, यानी इस तरह से आते हैं, तो अब तब हम इनका नाम बदल देते हैं। इनका नाम हो जाता है उपधमानीय। इसको क्या कहेंगे, उपधमानीय। अब आप कहेंगे इनको तो का प्रयोग नहीं होता है, तो हाँ, इनका प्रयोग सामान्य संस्कृत में नहीं होता है, वेदों में इनका प्रयोग बहुतायत होता है। तो हमको जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए इसमें बताया गया। अब देखिए, इसमें आपको जो अयोगवाह में एक और जो वर्ण समझना था वो था यम। यम के लिए कहा गया कि वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों क ख ग घ में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहते हैं। यानी यहाँ पे 4 वर्ण निर्धारित कर दिए हैं कि क ख ग घ, ये 4 वर्ण होने चाहिए। अब इनके आगे, यानी क लिखा है तो क के आगे यानी इसके बाद किसी भी वर्ण के पंचम वर्ण, यानी आपको वर्ग हमने बताए थे 5 वर्ग होते हैं, तो क वर्ग में 5वां वर्ण होता है ये ङ, च वर्ग में 5वां वर्ण होता है य, ट वर्ग में 5वां वर्ग होता है ण। इसी प्रकार पांचों वर्गों में 5वां वर्ण उसको समझना है, उसको याद रखना है कि वो यदि आते हैं तो वो द्वितीय वर्ण को यम कहते हैं। जैसे अब यहाँ उदाहरण दिया गया पलिकनी, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है पलिकनी। यहाँ पे देखिए नी है, ये जो नी है इससे पहले वाला क, यानी ये वाला क, इसको हम कहेंगे यम। ये इसकी संज्ञा क्या होगी, यम होगी। और जैसे दूसरा उदाहरण अग्नि का दिया गया कि अग्नि में ये जो नी है इससे पहले 2 ग हैं, ये ग, तो जो बाद वाला ग है उसकी, यहाँ नी से पहले वाला जो ग है वो यम है। ऐसे ही यहाँ चखनतु, ये वर्ण है, जो शब्द है चखनतु। हमने एक ख लिखा, फिर दूसरा ख लिखा, और फिर हमने न लिखा और तू लिखा। ये वस्तुतः ये शब्द है, लेकिन इसको टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ चक्रतु जैसा दिख रहा है पर ये है। तो यहाँ पे देखिए न है, न से पहले 2 ख हैं, तो ये जो ख है बाद वाला ख ये यम है। और आगे अगले उदाहरण में दिया गया घ्नन्ति। घ्नन्ति में क्या है, आधा घ, फिर न, फिर अंति है। तो इसमें जो ये न है इससे पहले ये जो घ है इसकी संज्ञा होगी यम। तो ये कुछ ही उदाहरण होते हैं, बहुत कम प्रयोग मिलते हैं, और वही बात है कि ये वेदों में प्रयोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका लौकिक संस्कृत में प्रयोग कम होता है, लेकिन जानना हमको आवश्यक होता है। संयुक्त व्यंजन आप जानते ही हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अब एक सामान्य बात जो हमको जाननी है वो ये है कि संस्कृत, लास्ट में आपको यहाँ बताया गया कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या के अनेक मत हैं। अब कितने वर्ण होते हैं, वस्तुतः कितने वर्ण होते हैं बताइए। तो इसके लिए कोई संख्या निश्चित तो नहीं है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य क्या मतलब जिसको सबसे ज़्यादा लोग अनुकरण करते हैं, वो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से कुल वर्ण 63 या 64 हैं। ये बताया गया कि या तो 63 है या 64 है। इसको भी हम समझा सकते हैं कि 63 और 64 कैसे हैं। आपको पहले भी बता दिया हमने कि 13 तो वर्ण होते हैं, आपको देखिए यहाँ पे इस वर्णमाला के सहयोग से आप समझ सकते हैं कि 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं,
4 अंतः व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 2 अर्ध विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपधमानीय, और 4 यम। यानी इन सबको मिला दें तो 25 और 4 29 और 4 33, 34 35 और 2 37 और 4 41, तो ये हो जाते हैं। और आपके स्वर जो हैं इनमें कुछ भेद है कि जो ई ऊ री, ये जो है ये तो ह्रस्व वर्ण है, और इनके दीर्घ भी होते हैं, लेकिन कुछ ए ओ ऐ औ जो हैं ये दीर्घ ही होते हैं और इनके ह्रस्व भेद नहीं होते हैं। ऐसे ही री ली में भी है। तो इन ह्रस्व दीर्घ के भेदों को मिला करके ये इनकी संख्या कुल 63 होती है या 64 होती है। तो ये पाणिनि शिक्षा में बताया गया है। तो आपको वर्णमाला के संदर्भ में यदि आप इतनी बातें याद रखते हैं तो आपके लिए व्यवहारोपयोगी है और परीक्षोपयोगी है। धन्यवाद मित्रों। ये हमने 12वीं कक्षा, 6ठी से 12वीं कक्षा तक विभिन्न स्तर पर वर्कशीट को इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। आपको अच्छा लगे, समझ में आता है और तो भी कमेंट दीजिए, नहीं आता है तो भी कमेंट दीजिए। कोई समस्या होती है, कोई कठिनाई होती है तो हमें लिख करके बताइए कि क्या कठिनाई आई है, तो हम उसको आगे फिर से स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद मित्रों।